ये वीडियो का पार्ट थर्ड है और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यूनिट द स्टेट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे वीडियो के से पहले वीडियो के पार्ट हमने दो करे थे, पार्ट वन और पार्ट टू करे थे। तो पार्ट वन में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं कि आपके सामने लिखे हुए द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑफ अ स्टेट इंटरवेंशन फिजिकल पॉलिसी, द मीनिंग ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग मेरिट एंड डीमेरिट, ये हमने कवर करे थे पार्ट वन में। और ये वाले जो टॉपिक्स है नीचे लिखे हुए हैं, अदर टैक्सेस ऑफ यूनिट, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स, इंपॉर्टेंट ऑफ रोल ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये हमने पार्ट करे थे, ये टॉपिक्स करे थे पार्ट टू में। तो इतने पार्ट्स हम कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। के बाद ये यूनिट कम्प्लीटली आपकी फिनिश हो जाएगी अकॉर्डिंग आईसीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड का अगला पार्ट जो है आपका वो है टॉपिक्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम समझेंगे ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। इट कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन इंडिया इट इज फॉर्मुलेटेड एंड एजुकेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस डेफिनेशन को हम बिल्कुल क्लियरली समझेंगे ताकि हमें ये आसानी से याद हो जाए। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। इकोनॉमिक का मतलब होता है मनी, पैसे से के कारण कंट्री की डेवलपमेंट डिपेंड करता है। और ये किसके लिए होती है? गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। और ये कंट्रोल कौन करता है? ये कंट्रोल करी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हर कंट्री में अलग अलग होती है, हमारे कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके अंडर में होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जानते भी है कि जो नोट छपते हैं हमारे यहाँ, जो भी आपकी मनी करेंसी आती है, करेंसी चेंज होना ना चेंज होना, ये सब किसके द्वारा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है। कैसे करती है? सप्लाई ऑफ मनी, जैसे कि नोट की सप्लाई भी, ये मतलब छापने का काम यानी प्रिंट का मतलब कितनी क्वांटिटी में कौन से नोट छपेंगे ये। क्रेडिट पॉलिसी, कितने को कितना क्रेडिट देना है, किसको कितना उधार देना है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। यानी कि जो भी पैसों से रिलेटेड बातें होती है कंट्री को चलाने के लिए, और तो उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो इंडिया में, हमारी कंट्री में क्या है? फॉर्मुलेटेड, ये किसके द्वारा बनती है और एजुकेटेड किसके द्वारा की जाती है? बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये पॉलिसी रन होती है। तो आपको ये मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या क्या होते हैं? Public sector enterprises are those enterprises which are owned, managed and controlled by the government। देखिए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं, इंटरप्राइजेस का मतलब एक तरह से बिजनेस कह सकते हैं, कोई भी वर्किंग कह सकते हैं। तो ऐसे इंटरप्राइजेस होते हैं जिनके जो खुद कौन किसके होते हैं? वो गवर्नमेंट के द्वारा ही मतलब रन होते हैं। गवर्नमेंट उसका ही मतलब मालिक होता है, ओन, और गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करता है और कंट्रोल। अब मैं इसको अगर एग्जाम्पल समझाऊंगा तो आप एग्जाम्पल से सबसे पहले समझ जाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं रेलवे। रेलवे हमारी पब्लिक सेक्टर है, यानी कि रेलवे को सभी लोग यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? पब्लिक। तो ये एक पब्लिक का मतलब चला। रेलवे किसके अंडर में चलती है? गवर्नमेंट के अंडर में। रेलवे का जो मालिक है, मतलब जो वो कौन है? ऑनर जो है वो खुद गवर्नमेंट है। और उसका मैनेज भी कौन करती है? गवर्नमेंट भी करती है। कंट्रोल भी उसी के द्वारा होता है। लेकिन यूज कौन करता है? पब्लिक। सारी पब्लिक यूज करते हैं। तो ऐसी चीजें जो पब्लिक यूज करती है लेकिन उसको चलाने, इसको मैनेज करने का काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इस टाइप के सेक्टर को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अदर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक भी गवर्नमेंट का है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है। लेकिन ये किसके से, ये इसको को यूज कौन करता है? सब पब्लिक। अदर एग्जाम्पल हो गए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एलआईसी, ब्रॉडकास्टिंग, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो ये सारे आपके जो है किसके मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए सारे इंटरप्राइजेस है, जिसको यूज कौन करता है? गवर्नमेंट। अब हम चाहते हैं कि मॉडर्न गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आज की है, उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना रोल किसमें प्ले करे? रेगुलेटरी, उनको रेगुलर चलाए, प्रमोट करे, एंड इंटरप्रेन्योरल रोल उसमें मतलब पे करे अपना, यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको मतलब डेवलप करने की कोशिश करे।
तो यहाँ पे आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, इट मीन्स कि जो भी प्राइजेस, जो भी मतलब ऐसी चीजें होती है जिसको पब्लिक यूज करती है, लेकिन उसका जो ऑनर्स है, मैनेजर, कंट्रोल वो गवर्नमेंट के द्वारा, उसे हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब जो गवर्नमेंट रेलवे चला रही है, बैंक चला रही है या अदर चीज चला रही है, इनका रोल क्या है, मतलब इसका क्या वर्किंग है इन चीजों में। Public sector enterprises play a dominant and dynamic role in the developing country in a variety ways। देखिए, पब्लिक इंटरप्राइजेस का बहुत बड़ा डायनेमिक रोल होता है। डायनेमिक का मतलब आपको बता दो गतिशील, और डोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, इंपॉर्टेंट। यानी कि पब्लिक सेक्टर जो भी इंटरप्राइजेस है उसका एक डोमिनेंट और डायनेमिक रोल होता है किस किस में, डेवलपिंग कंट्री में। देखिए, जिस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होंगे वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं अमेरिका। आज की डेट में अमेरिका हमसे बहुत आगे है और पहले भी आ गई था। हमारे यहाँ मेट्रो अब आई है, जबकि अमेरिका में मेट्रो 20 साल पहले से ही थी, मतलब 20 25 30 साल। हमारे यहाँ तो कुछ ही सालों से आई है, 10 12 सालों से, बट उनके यहाँ पहले से ही थी। तो इसका मतलब वो उन्होंने अपना एक इंटरप्राइजेस बना रखा था एज अ एग्जाम्पल फॉर मेट्रो। तो उनसे उनकी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ी और उससे उनका डेवलप हुआ। तो वही है कि अगर जिस कंट्री में जितने ज़्यादा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होंगे वो कंट्री भी उतनी डेवलपिंग होगी। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है इसकी डेफिनेशन में कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस प्ले अ डोमिनेंट एंड डायनेमिक रोल इन डेवलपिंग कंट्री इन अ वेराइटीज वे, कई तरीके से। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं द मेजर कंट्रीब्यूशन। अब मेजर कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं ये सारे सेक्टर्स। सबसे पहला आपका था प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। अब प्रमोशन ऑफ वेलफेयर में क्या है, पब्लिक इंटरप्राइजेस आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। जितने भी ये पब्लिक इंटरप्राइजेस बनाए जाते हैं उसको इस बात का ध्यान में रखते बनाए जाते हैं कि उसमें अपना हमारा खुद का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि उसमें किसका प्रॉफिट है, पब्लिक का, या उससे पब्लिक के द्वारा हमारे कंट्री का डेवलपमेंट से। तो जो भी हमारे इंटरप्राइज बनाते हैं उसमें ये बात ध्यान में रखी जाती है कि खुद का प्रॉफिट इतना ना हो जितना कि रोल आपका अदर पब्लिक को या फिर आपका कंट्री को डेवलप करने में लगे। तो यहाँ पे क्या है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव, देयर मेजर फोकस इज ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विस और कमोडिटी और एट अ रीजनेबल प्राइस। मतलब इसका मेन काम होता है कि इंटरप्राइज बनाने का कि ताकि से ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिले, पब्लिक को पहुंचे, और पब्लिक उस प्रॉफिट से मतलब जब यूज़ करेगी तो वो उससे इकोनॉमिक कंडीशन भी डेवलप होगी और कंट्री का डेवलपमेंट भी डिपेंड करता है। तो एक तरह से ये वेलफेयर हो रहा है। इसके हिसाब से यहाँ पे ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अपना एक रोल पे कर रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, ये गवर्नमेंट की होती है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और गैस अथॉरिटी, ये हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, लेकिन जिनको चलाती कौन है, गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट हमें क्या करती है, दे प्रोवाइड पेट्रोलियम एंड गैस एट अ सब्सिडाइज प्राइजेस टू द पब्लिक। सब्सिडाइज का मतलब होता है बहुत ही कम कीमत पे हमें ये पब्लिक को ये चीज़ें प्रोवाइड कराती है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ना होकर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला के अंडर में अगर ये आएगी तो हो सकता है कि आज की डेट के हिसाब से हमें ज़्यादा वो प्राइस पे मिलेगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सब चीज़ों को हमें बहुत चीप या सब्सिडाइज प्राइस पे क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि गैस, हमारी डोमेस्टिक गैस आती है, उसके लिए भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो रोल है वो वेलफेयर है, मतलब यहाँ पे सोसाइटी के लिए। तो पहला रोल तो ये हो गया। सेकंड आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे कंट्री में क्या क्या चीज़ बन रही है, क्या क्या नहीं बन रही है। अब इसको समझते हैं पूरी तरह से। यहाँ पे द इंट्रा द सॉरी द इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बैकबोन ऑफ अ इकोनॉमिक। अगर हमारी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी तो उसका मतलब उसकी बैकबोन की कंडीशन, बैकबोन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, इट मीन्स की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का सबसे मेन पार्ट कौन होता है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारी कंट्री की एक बैकबोन है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हम समझेंगे कैसे, द पब्लिक सेक्टर प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर आर डेवलपमेंट कैन नॉट बी थॉट ऑफ विदाउट रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, इसको मैं पूरी तरह से डिटेल में समझाता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे आप समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा है रोड, रेलवे एंड इलेक्ट्रिसिटी।
अगर ये गवर्नमेंट, रोड कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, यानी कि कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का पार्ट है। रेलवे भी कौन है, गवर्नमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी भी कौन प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट। तो अगर ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, सपोज कि रोड ना हो, रेलवे ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो ना तो हम इंडस्ट्रियल में और ना ही हम एग्रीकल्चर में कोई भी काम आगे कर पाएंगे, यानी कि कोई भी उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा और हम वहीं की वहीं रह जाएंगे, बहुत पुराने ओल्ड एज के हिसाब से हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज़ का कर रही है, रोड का बना के दे रही है, रेलवे बना के दे रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रही है। तो बिना विदाउट रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉसिबल होना, ये सोच से बहुत अलग है, मतलब इनके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो पब्लिक सेक्टर क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर यहाँ पे हमें ये चीज़ सब बना के दे रही है, रोड, रेल, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अदर बहुत अदर भी सिस्टम्स होते हैं। तो आप समझ गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर हमें गवर्नमेंट सुविधा प्रोवाइड नहीं कराएगी तो हम कोई भी इंडस्ट्रीज लगाना चाहेंगे तो उस इंडस्ट्रीज को प्रॉपर तरीके से हम रन नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई एग्रीकल्चर है, अगर गांव तक रोड सड़कें नहीं होंगी तो एग्रीकल्चर होगा तो उसका जो आपका क्रॉप्स होती है वो आपकी मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगी और फिर वो आपका करना भी बेकार होगा। तो इस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रोल अपना पे करती है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, अब इसके द्वारा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस कैसे होगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 decades आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाज मेनली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड बताता हूँ, डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है 10 years। 10 years को हम बोलते हैं डिकेड, यानी कि फर्स्ट 3 decade का मतलब हो गया फर्स्ट 3 decade, यानी कि डिकेड में 10 years हो गया, 3 लगा तो 30 year, यानी कि यहाँ पे इसको थ्री डिकेड को हम क्या बोलेंगे, 30 years। तो आप समझिए कि जब से हमारा कंट्री इंडिपेंडेंस हुआ, आज़ाद हुआ है, तो उसके आज़ाद होने के बाद 30 सालों बाद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ा है आफ्टर 30 year के बाद। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 decades आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज मेनली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर। जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था उसको 30 सालों के बाद हमने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज लगाई है, बिजनेस बढ़ाया है और पब्लिक सेक्टर मतलब इम्प्रूव हुए। तो ये सब 30 सालों के बाद से होना शुरू हुआ है, के बाद हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। थस बाय डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, इससे कि हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस आज की डेट में बन चुका है। उससे पहले कि हम बहुत सारी चीज़ें बाहर कंट्री से इंपोर्ट करवाते थे, लेकिन अब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो अदर कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स बेचना, इम्पोर्ट मीन्स मंगवाना। लेकिन अब हमारे इंडस्ट्रीज बहुत लग गई है तो हम भी ज़्यादातर चीज़ें बनाने लग गए हैं, तो हम ज़्यादातर अपने आप में भी कंजप्शन करते हैं और बाहर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बना। लेकिन ये आफ्टर थ्री थ्री डिकेड्स के बाद, इंडिपेंडेंस के, जब वो इंडिपेंडेंस हुआ था उसके 30 साल के बाद से ये प्रोसेस होना शुरू हुई है। तो द पब्लिक सेक्टर अब क्या हो गया, द पब्लिक सेक्टर हैज़ नाउ ओपन द पाथ ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री। अब तो बहुत सारे हमारे यहाँ डे बाई डे कुछ ना कुछ मतलब इम्प्रूव होता ही रहता है। फोर्थ है आपका जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, पब्लिक सेक्टर हैज क्रिएट अ मिलियन ऑफ जॉब्स। देखिए जब कोई भी आपका पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बनेगा, जैसे एक एग्जांपल मेट्रो आई, तो मेट्रो अगर आई हमारे यहाँ तो ये भी एक नया आपका क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हुआ। तो जब मेट्रो आई तो मेट्रो के लिए हमारे पास कई सारे वर्कर चाहिए होंगे, जो कि उसके लिए हमें कई सारी जॉब्स वगैरह भी प्रोवाइड होगी। तो पब्लिक सेक्टर का काम यह है कि अगर पब्लिक सेक्टर आ रहे हैं तो उसमें क्रिएट्स मतलब हो रही है मिलियंस ऑफ जॉब्स टू टेकल द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट जो भी हमारे बेरोजगारी है उसको कम से कम हो रही है इन द कंट्री। तो हमारी कंट्री में बेरोजगारी भी एक तरह से कम होती है अगर कोई भी नया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हमारे यहाँ अप्लाई होता है। तो पब्लिक सेक्टर अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो हमारे यहाँ का, जो पब्लिक सेक्टर के द्वारा आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है वो पूरे पॉपुलेशन का कितना पार्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग करता है, 2/3 द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री। जितने भी वर्किंग करने वाले हैं उसमें 2/3 हमारे किस में वर्किंग करते हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयमेंट का भी डेवलपमेंट है कि लोग कम से कम रोजगार होते हैं। अगर आज हमारे यूपी में
या फिर आज हमारे अदर स्टेट में कहीं पर भी अगर कोई भी नई फैक्ट्री लगती है तो उसमें वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वहाँ पे रोजगारी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इनकम इन डिसपार्टीज। Profit of the public enterprise may be used by the government on the welfare programs to help the poor people. Also, they help the worker by giving higher wages. देखिए इसके द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा मतलब एक इनकम जो डिस्पार्टीज है, मतलब वो मतलब कि एक गरीबी रेखा से भी हम ऊपर उठ के आते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई भी मतलब इंटरप्राइजेस होता है तो हम वहाँ पे जॉब करेंगे, तो जॉब के बदले हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, हायर इनकम मिलेगी, मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी, तो हमारा भी डेवलपमेंट होगा और जिससे कि हाँ रिडक्शन होगा किसमें, इन द इनकम इस पार्टीज में। तो ये मेजर रोल थे आपके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिएट होती है इस वाले इस पार्ट में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास मेन रोल, द मेन प्रॉब्लम फेस बाय द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आर। पहला है आपका लैक ऑफ इंटेंसिटी, लैक ऑफ इंसेंटिव। का मतलब हम यहाँ पे समझते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड अ पर्सन वर्किंग इन अ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक गवर्नमेंट का सर्वेंट यानी कि एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है और एक पर्सन ऐसा जो कि आपका प्राइवेट वर्किंग करता है। तो प्राइवेट वर्किंग जो करता है उसको आपको 100% अपना पूरा तरह से मतलब रोल पे करना होता है अपनी जॉब्स के लिए। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट अपना 100% में से 70 या 80% ही रोल पे करते हैं। 20% वो बिल्कुल भी 100% तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर कोई ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता है। तो जो भी हमारे यहाँ का प्रमोशन होता है इज अवॉर्डेड बाय द सीनियरिटी एंड नॉट बाय मेरिट। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में आज कोई क्लर्क है, तो क्लर्क है तो कुछ टाइम के बाद वो क्लर्क से बड़ा अपना मतलब क्या बन सकता है, मैनेजर बनेगा। किसके अकॉर्डिंग, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। सीनियरिटी का मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसको प्रमोशन मिलता जाता है, चाहे उसके अंदर कोई भी क्वालिटी डेवलप हो या ना हो, यानी कि नॉट बाय मेरिट। मेरिट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में ये मेन बात है कि हमारे यहाँ जो भी प्रमोशन किसी को मिलता है वो प्रमोशन उसको ये देख के मिलता है कि उसने कितना टाइम उसमें वर्किंग करी है। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद कोई क्लर्क होता है, क्लर्क के बाद उसको मैनेजर बना देते हैं, मैनेजर। तो इस तरह से वो उसका क्या हो गया डेवलप। एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल समझते हैं, स्कूल में सबसे पहले कोई टीचर्स आता है, असिस्टेंट टीचर आता है, फिर हेड टीचर बनता है, हेड टीचर के बाद फिर वो प्रिंसिपल बना दिया जाता है। चाहे उसमें प्रिंसिपल बनने की क्वालिटी डेवलप हो या ना हो, यानी कि हमारा ये जो प्रमोशन है वो सीनियरिटीज के हिसाब से होता है, मेरिट यानी कि क्वालिटी के हिसाब से नहीं होता है। अब इससे क्या होता है कि अगर आप प्रिंसिपल बना दिए जाएंगे और प्रिंसिपल जैसी क्वालिटी नहीं होगी तो आप स्कूल को अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे, तो आपका स्कूल लॉस में जाएगा। तो होता यही है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होते हैं उसमें जो प्रमोशन होता है वो बाई सीनियरिटी के अकॉर्डिंग होता है, नॉट बाई मेरिट। इससे रिजल्ट ये होता है नॉट बाई मेरिट फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो रिजल्ट ये होता है कि वो लोग प्रमोट हो जाते हैं यानी कि आगे बढ़ जाते हैं और अपना लेकिन बेस्ट रोल अदा नहीं कर पाते अपने फील्ड में। तो दे आर नॉट कंसर्न विद द प्रॉफिट ऑफ इंटरप्राइजेस। तो जो भी इंटरप्राइजेस है जिसको वो जो भी होता आगे या कि वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा पाता उनकी वजह से। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या है, लैक ऑफ इंसेंटिव्स के हिसाब से, मतलब इंसेंटिव का मतलब प्रमोशन ही होता है। तो प्रमोशन के मतलब जो होता है हमारा मेन क्वालिटी का अगर बेस पे हो तो हम जाके अपने उस काम को आगे अच्छे से बढ़ाएंगे, और क्वालिटी के बेस पे नहीं होगा तो हम उस काम में ज़्यादा अच्छे से अपना रोल अदा नहीं कर पाएंगे। दूसरा है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बहुत फालतू की चीज़ें के खर्चे होना। देखिए यहाँ पे आप जानते भी है द गवर्नमेंट फंड्स एंड प्रॉपर्टी आर यूज्ड केयरलेसली बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड अदर सर्वेंट। बहुत सारी हमारे यहाँ कंट्री में गवर्नमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी आपके भी आसपास जो कि बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और उसका रीजन उसका सारा उसका वो बेकार क्यों रही है, उसका सारा जो मतलब मेन जो जिसपे मतलब खराब होने का दायित्व जाता है वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर उसमें काम करने वाले अदर सर्वेंट गवर्नमेंट के। तो उनके द्वारा वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल डैमेज हो रही है, खराब हो रही है। इससे क्या हो रहा है, इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दिस इंटरप्राइजेस। इससे क्या हो रहा है कि इंटरप्राइजेस में जो कॉस्ट हो रही है वो भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब
कि जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं कि अगर आपके यहाँ रोड के किनारे आप देखें कि रोड आपके यहाँ बनने को आई, एक रोड का बनने का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा पास हुआ, तो रोड के लिए कंकड़ आ गए, सब चीज़ें आ गया। अब वो क्या कुछ टाइम तो बनी और उसके बाद वो बनना बंद हो गई, लेकिन जो उसका मटेरियल था वो सड़क के किनारे आसपास पड़ा रहा और काफ़ी टाइम तक पड़ा पड़ा वो क्या हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया और किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया। तो अल्टीमेटली वो चीज़ क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। फिर उसके लिए रोड बनाने के लिए फिर दोबारा लाना पड़ेगा वही मटेरियल जो पहले ला चुके हैं। तो इस तरह से उसकी कॉस्टिंग में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जितनी रोड में खर्चा आना था उससे भी ज़्यादा आपका खर्चा लगेगा। तो इस तरह से वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा, इसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर अदर सर्वेंट के द्वारा। और ये तो सभी लोग जानते हैं, करप्शन। करप्शन का मतलब तो शायद मैं बताऊं भी ना तो भी आप लोग जानते ही है, फिर भी छोटे से रूप में देखें तो करप्शन का मतलब आप जानती है। करप्शन जो होता है कि रिश्वतखोरी, यानी कि कोई व्यक्ति अपना काम करने के लिए अगर किसी को रिश्वत दे दे तो उसका काम हो जाता है, लेकिन चाहे वो उसके लायक हो या ना हो। तो इस तरह से हमारे यहाँ करप्शन, ब्रीबेरी, डिसऑनेस्टी, ये सब बहुत कॉमन चीज़ है जो पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ने नहीं देते। डिले इन कंप्लीशन। अब डिले इन कंप्लीशन में क्या है कि जैसे मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम। बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि वो होने को तो लिखा जाता है कि वो 2 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन होते वो 20 साल में जाके। तो इससे होता क्या है, डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज अननेसेसरी बर्डन ऑफ द इकोनॉमिक। इससे अननेसेसरी मतलब खर्चा बढ़ जाता है हमारा इकोनॉमिक पे। जैसे कि कोई मेट्रो सिटी बननी है कहीं पे, मतलब उसको मतलब डिजिटलाइज करना है या फिर आपको उसको कोई भी अदर मतलब कोई डेवलपमेंट करना है, उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि भाई 3 सालों में ये चीज़ वर्किंग होनी है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। लेकिन वो 3 सालों में ना होके क्या होती है, काफ़ी लंबे समय लग जाता है। तो उससे क्या होता है, वो मटेरियल उस समय तो खरीद लिया गया उस चीज़ के लिए, लेकिन आगे जाके वो लंबे समय बाद वो भी बेकार हो जाता है। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट जो भी पास होता है वो अगर टाइम पे कंप्लीट हो जाए तो उससे सभी चीज़ में फ़ायदा होता है, लेकिन अगर वो टाइम पे कंप्लीट ना हो तो कई चीज़ों में नुकसान भी होता है। तो इस तरह से जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बनाए वो टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम पे नहीं हो रहा है तो फिर उसमें क्या होगा, बर्डन पड़ेगा हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पे। तो ये डिले इन कंप्लीशन हो गया। फिफ्थ है प्राइस पॉलिसी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया हैव मेनली बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग प्राइस पॉलिसी। अब गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पॉलिसी चलाती है उसमें कहीं कहीं चीज़ों के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी रॉन्ग पॉलिसीज प्राइवेट होती है। दे डू नॉट ब्रदर अबाउट गेटिंग प्रॉफिट एज दे गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो वो इस बात का ध्यान में रखते हुए कि वो फ़ायदा ना हो बल्कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर में ही मतलब वो इम्पोर्टेंस हो, तो इसके लिए प्राइस पॉलिसी होती है। तो ये 5 प्रॉब्लम्स थी आपकी, किसकी, प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। तो ये तो सभी जानते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे जो गवर्नमेंट जिस इंटरप्राइजेस को चला रही है, अगर वो अपनी किसी प्राइवेट सेक्टर में बेच देती है किसी एक व्यक्ति को, यानी एक को किसी एक को ऑनर बना देती है, तो वो उसका कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। एग्जाम्पल हम समझते हैं, पहले जो एयरपोर्ट हुआ करते थे हमारे इंडिया में, चाहे वो कहीं पर भी हो, वो सारे गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी। लेकिन अब कुछ एयरपोर्ट हमने गवर्नमेंट में सेल कर दिए, बेच दिए, किसको, किसी प्राइवेट सेक्टर को। जैसे कि कोई बहुत बड़े रिच पर्सन को बेच दिए। अब वो कौन चला रहा है उस एयरपोर्ट को, अब गवर्नमेंट नहीं चला रही है, वो एक पर्सन के हाथ में आ गई है जिसने उसको खरीदी। तो वो उसका ऑनर है, अब वो उसको जैसे चाहे वो मेंटेनेंस कर सकता है। तो दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट आज की डेट में क्या हो चुके हैं, प्राइवेट हो चुके हैं। इट मीन्स वो गवर्नमेंट नहीं चलाती उनको, कोई प्राइवेट व्यक्ति ही चलाता है। तो द प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि ट्रांसफर ऑनरशिप प्रॉपर्टी, यानी कि जो मालिक है बिजनेस का या प्रॉपर्टी का, वो गवर्नमेंट ना होके गवर्नमेंट किसको बना देती है, किसी प्राइवेट व्यक्ति को बना देती है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्राइवेटेशन। एग्जाम्पल, कहीं वाटर सप्लाई देनी है तो उसको भी प्राइवेट में डाल दिया उन्होंने। और एयरपोर्ट हमने बात ही कर ली। बिजनेस मैनेजमेंट, कैदियों का जो मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता था, लेकिन आज की डेट में वो भी प्राइवेट कर दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही है। रीजन फॉर प्राइवेटेशन, प्राइवेट करने का कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो वो रीजन क्या, कौन कौन से थे, ये फॉलोइंग रीजन है। पहला है फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो फेलियर इन पब्लिक इंटरप्राइजेस में क्या है, मोस्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैव बिकम इकोनॉमिक बर्डन ऑन द
नेशनल इकोनॉमिक एज दे वर रनिंग अंडर लॉसेस। बहुत सारे ऐसे हमारे चीज़ें हैं कंट्री में जो कि इंटरप्राइजेस में हमें लॉस ही लॉस हो रहा है, जैसे कि रेलवे में लॉस होना, कहीं किसी चीज़ में लॉस होना। तो ये लॉस होने का रीज़न हम पढ़ चुके हैं कि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, कोई करप्शन है, कोई पूरी तरह से वर्किंग नहीं कर रहा है। तो इसके कारण ये सब चीज़ें क्या हो जा रही है, लॉस में जा रही है। तो इससे बेटर है कि यहाँ पे इनको क्या कर देना चाहिए, प्राइवेट किसी को दे देना चाहिए, और प्राइवेट व्यक्ति उसके अकॉर्डिंग ही उसको मैनेज जब करेगा तो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ जो लॉस जा रही थी वो लॉसेस नहीं होंगे। सेकेंड रीज़न है आपका कंप्लीशन। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कंपटीशन एंड कंपटीशन इंड्यूस अपग्रेडेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन विच आर वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। कंपटीशन का मतलब यहाँ पे आप जानते हैं, अगर आप अकेले एग्जाम में पेपर दे रहे हैं और आपके 50 में से 10 मार्क्स आ गए तो भी आप टॉप ही कहलाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास हजारों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आप टॉपर नहीं कहलाएंगे। तो टॉपर वो कहलाएगा जिसके नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे। तो आप उतने नंबर को पाने के लिए मेहनत करेंगे। फिर आप सोचेंगे मैं अगर टॉप करना है तो मुझे अब काफ़ी मेहनत करनी है, काफ़ी अपने आप में इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, अगर प्राइवेट, अगर जैसे रेलवे आज की डेट में गवर्नमेंट चलाती है और कोई भी अदर उसमें हमारे इंडिया में रेलवे में कोई प्राइवेट वाला पार्ट नहीं है। तो रेलवे में अगर हमें चाहते हैं कि रेलवे में कोई लॉसेस ना हो तो हम रेलवे को तभी अच्छा चला सकते हैं जब कुछ चीज़ें रेलवे मतलब गवर्नमेंट भी रेलवे हो और प्राइवेट की भी रेलवे हो। तो जब कंपटीशन होगा दोनों में तो हर कंपटीशन में अपने आप को आगे निकलने की हर कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपग्रेडेशन करेगा, अपने आप में इम्प्रूव करेगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि कंपटीशन होने से क्या होता है कि जो भी चीज़ होती है वो अपग्रेड हो जाती है और मॉडर्नाइजेशन हो जाती है, विच आर असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। तीसरा पार्ट है कंज्यूमर पावर। प्राइवेट एंटरप्राइजेस अंडरटेक द प्रोडक्शन एक्टिविटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर कंज्यूमर। अब जब भी कभी प्राइवेट होगा तो प्राइवेट व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि कंज्यूमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करे। अगर वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो चीज़ उसकी रन नहीं होगी, चलेगी नहीं। तो अल्टीमेटली वो उसके लिए मेहनत जरूर करेगा, इसलिए उसको कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा और साथ ही साथ जो प्राइवेट जिसने गया वो भी बेनिफिट में ही रहेगा। तो ये सारे रीजन है किसके, आपके प्राइवेटाइजेशन के। तो यहाँ पे ये सारे हमने इकोनॉमिक्स के यूनिट कर लिए। द स्टेट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मैंने आपका कोर्स लिख रखा है जो कि ICSC बोर्ड्स के अकॉर्डिंग दिया गया आपको ईयर 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये मैंने सारे टॉपिक जितने भी लिखे हुए यहाँ पे अपनी 3 वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो अगर आप इन तीनों वीडियो को पूरी को अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसमें हम लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्लस कुछ उसमें अदर क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट आपके लिए होंगे। तो मैं इस यूनिट के लिए अगला जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो ये है कि 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियोस को अच्छे से कर लेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, जो कि आपका इकोनॉमिक एप्लीकेशंस का है। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताया करिए कि मुझे वीडियोस कैसी लगती है, इस वीडियोस में मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना पड़ता है या क्या नहीं करना मतलब चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए ये यहाँ पे आपका चैप्टर या यूनिट कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट इसके बाद मैं अदर यूनिट को भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह और अदर लोगों में सब्सक्राइब भी करिए और शेयर्स भी करिए। तो इससे मुझे क्या होता है कि थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि मुझे भी वीडियो बनाना मतलब और भी मेरे को अच्छा लगने लगता है। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।